हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में सीटीपी के प्रीवियस क्वेश्चंस कर रही हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में 10 वीडियोस डिस्कस कर चुकी हूं। प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं और हर एक वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों को इसको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं सीडीपी के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ जो है वो शेयर आप लोगों के साथ में करती हूँ। और अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो वहां पर आप लोग 10 वीडियोस को देख सकते हैं। आज के हमारी ये 11 नंबर वीडियो है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले के जो हमारे 15 क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। तो 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है, यानी प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या बात ठीक है। वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं एवं सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, अपने उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं और बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व होता है। देखिए यहाँ पर हम लोगों से क्या पूछा है, प्रतिभाशाली जो अधिगमकर्ता होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, उनके लिए कौन सी बात सही है। तो देखिए वो जो होते हैं वो ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो इंटेलिजेंसी के कारण वो इतने ज्यादा संवेदनात्मकता हो जाती है उनमें कि वो निम्न श्रेणी भी पा सकते हैं। जरूरी नहीं है ऐसा कि अगर वो बच्चा इंटेलिजेंट है तो हमेशा क्लास में फर्स्ट ही आएगा। हो सकता है वो अपनी अति प्रतिभाशालिता के कारण निम्न श्रेणी पे भी आ जाए। तो यहाँ पर हमारा ऑफिशियल आंसर की के बेसिस पर आंसर हो जाएगा 16 का सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, यानी समावेशन क्या होता है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना और विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षणिक योग्यताओं पर। देखिए हम लोगों से क्या पूछा है, समावेशन पूछा है। समावेशन का मतलब होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि जो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चे होते हैं उनके प्रावधानों के आधार पर निर्माण किया जाता है समावेशी शिक्षा में, न कि केवल निर्योग्य छात्राओं को लिया जाता है, न कि संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की मतलब सब संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, यानी कि पूरी कक्षा एक तरफ और निर्योग्य बच्चों की कक्षा एक तरफ। ऐसा नहीं होता है, न ही यहाँ पर अभिभावकों की बात होती है। समावेशी शिक्षा में केवल विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों को भी शामिल किया जाता है समावेशी शिक्षा में। तो 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में सीखी गई निसहायता का क्या कारण है। बच्चों में सीखी गई निसहायता, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, कक्षा गतिविधियों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बिठा पाना, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बिठा पाना और अध्ययन को गंभीरता पूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। क्वेश्चन क्या पूछा है कि बच्चों में सीखी गई निसहायता, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो ये सीखते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। निसहायता का मतलब होता है वो खुद को डाउन समझने लगते हैं। तो वो क्या क्या इसका कारण है कि वो जो है वो खुद को डाउन समझते हैं। तो वो इस तरीके का जो बिहेवियर होते हैं उसको एक्वायर कर लेते हैं कि वे सफल हो ही नहीं सकते। तो इसके कारण उनके अंदर डिमोटिवेशन आ जाता है और वो स्वयं को डाउन समझने लगते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 19 नंबर क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है, यानी क्लासरूम के अंदर एक बच्चा है वो बहुत ज्यादा वीक है और बहुत कम मार्क्स लेकर आता है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि उसके जो टीचर्स है वो उसके अभिभावक को क्या जो है वो एडवाइस करेंगे। वह अध्यापकों को घनिष्ठ संगति में कार्य करे, अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए। भाई ऐसा तो कोई नहीं है कि कॉमिक्स वगैरह पढ़ता है इसीलिए बच्चा कम नंबर ला रहा है। भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उसके जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे। कठिनाइयों का वर्णन करने से बच्चा उच्च श्रेणी कैसे लाएगा, नहीं ला सका। घर पर उसको परिश्रम पूर्ण कार्य करने पर बल दे। भाई बच्चे को घर में मोटिवेट करे। बच्चे को घर में मोटिवेट करने से क्या होगा, जबकि मार्क्स तो वो स्कूल में कम ला रहा है, तो वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति से कार्य करे, यानी टीचर उस बच्चे पर ज्यादा फोकस करेगी। टीचर अगर उस पर ज्यादा ध्यान देंगे तो शायद से बच्चा जो है वो ज्यादा अच्छे मार्क ला सके। तो 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर।
20th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को बाधित कौन नहीं करता है। तो देखिए, मानसिक प्रारूपता बाधित करती है, मेंटल सेट्स, मोर्चाबंदी एनरिचमेंट भी बाधित करती है, और निर्धारण यानी फिक्सेशन भी बाधित करती है समस्या समाधान को। समस्या समाधान को देखिए, मानसिक रूप से जो मेंटल सेट्स है वो तो समस्या को समाधान करने में बाधित करेगा, एनरिचमेंट भी प्रभावित करेगा, निर्धारण यानी कि कोई भी चीज जो बच्चे ने अपने माइंड में पहले से सेट कर ली है, अब वो चाह रहा है, अब उसने उस कोई भी बात है, मान लीजिए कोई भी समस्या है, उसको लेकर अगर बच्चे के माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं, अब बच्चा चाह रहा है कि अब उसके जो नेगेटिव थॉट्स है उसको लेकर उसके माइंड में इस बात को फिक्स कर लिया है, अब वो बच्चा चाह रहा है कि अब वो उसको पॉजिटिव ले, तो वो उसको पॉजिटिव नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर जो है वो ये सारी की सारी चीजें जो है वो बाधित करेगी, लेकिन इनसाइट थ्योरी जो समस्या समाधान को ही जो है वो शो करती है, तो वो बाधित नहीं करती है, बल्कि वो तो समस्या समाधान को प्रमोट करती है। तो अंतर्दृष्टि, इनसाइट थ्योरी जिसको बोलते हैं, जो बच्चे की समस्या समाधान की जो प्रणाली होती है उसको प्रमोट करने का काम करती है, न कि बाधित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, एक शिक्षिका पाठ को पूर्ण पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है, यानी एक शिक्षिका है, वो पहले बच्चों को चैप्टर पढ़ाती है, फिर उसका सारांश लिखवाती है। तो वो टीचर क्या कर रही है, बच्चों को पाठ समझाने की स्व शैली विकसित करने में सहायता कर रही है, बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत कर रही है। यानी कि वो ये बोल रही है टीचर कि आप जो है वो पाठ, यानी पहले पाठ से कनेक्ट करते हुए पूरा सारांश लिखवा रही है, ताकि इसीलिए ताकि पूरे पाठ को न पढ़ना पड़े। क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। भाई आकलन तो की तो बात ही नहीं हो रही है, बल्कि अभी तक तो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो कैसा आकलन, कोई आकलन नहीं होगा। विद्यार्थियों को सामर्थ्य कुलन स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। यहाँ पर सारांश लिखवा रही है तो वो स्मरण करने की तो बात ही नहीं हो रही है, बल्कि वो क्या कर रही है, बच्चों को पाठ समझाने की स्वशैली, यानी कि बच्चों को सारांश लिखवाकर वो ये चीजें शो करना चाह रही है कि बच्चे उस चीज को खुद से समझे, बच्चे उस चीज को स्वशैली, यानी बच्चे खुद से ही उस चीज को जो है वो अपने अंदर स्किल को डेवलप करे कि बच्चे खुद उस चीज को समझ पाए। तो 21 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में, मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बच्चा एज अ हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहा है मातृभाषा, और दूसरा जो है वो उसको द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। मान लीजिए कोई भारत में रहने वाला बच्चा है तो वो मातृभाषा हो गई हिंदी, और मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो नेपाल से आया है तो नेपाली जो बच्चा है वो इंग्लिश जो है वो बोलता है या नेपाली बोलता है, तो उसके लिए हिंदी भाषा द्वितीय भाषा हो गई। तो अब वो द्वितीय भाषा सीखने की कोशिश कर रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? कौन सी त्रुटि कर सकते हैं? भाई सामान्यकरण तो करेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो लैंग्वेज सीख रहे हैं। सरलीकरण, विकासात्मक, अत्यधिक असंशुद्धता, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विकासात्मक, यानी बच्चे में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर जो है वो बच्चे त्रुटि कर सकते हैं। बच्चे की जो लैंग्वेज है उसको बोलने में, उसका विकास होने में बच्चा त्रुटि कर सकता है। तो 22 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। भाई तनाव जो होता है वो उत्पन्न होता है, हम लोगों को पता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? भाई तनाव जो होता है वो स्ट्रेस बच्चे को काम नहीं करने देता है। तो संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति, चिंता, संज्ञान प्रतियोगिता। तो यहाँ पर तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है कौन? परीक्षा में तनाव, परीक्षा के अंदर जो तनाव होता है निष्पत्ति, यानी बच्चे को डिमोटिवेट कर देता है। तो बच्चे की जो संज्ञान भावना है इसकी वजह से बच्चा जो है वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो 23 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ में परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो यहाँ पर है ऑप्शन है, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके। भाई एक अध्यापक है, एक बच्चे के साथ में डिस्कस करते हैं कि एक ऐसी दुर्घटना हुई, दुर्घटना के पश्चात अनुकूलित नहीं है, यानी कि कोई भी दुर्घटना हुई उसके बाद में कोई काम नहीं किया जा सकता। तो कौन सी प्रक्रिया है जो विद्यालय में परामर्श के लिए बेहतर हो सकती है कि दुर्घटना के बाद में हमें कौन सा काम नहीं करना है? एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने आप को आरामदायक महसूस करें। भाई दुर्घटना हो गई, निकल गई, अब आरामदायक फील करे, ऐसा तो कुछ नहीं हो सका। वह अपने विचारों द्वारा
खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। सी ऑप्शन है, विद्यालयों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श है। इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। भाई केवल वर्ड आ गया इसलिए ये हट जाएगा। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु, यानी कि जो बच्चे हैं उनको भविष्य के विकल्प को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श है। ये बात तो ठीक लग रही है। यहाँ पर हम लोगों को सेकंड और थर्ड ऑप्शन ठीक लग रहा है, तो यहाँ पर हम लोग दोनों को एक बार वापस पढ़ेंगे। यहाँ पर बोला है वह अपने विचारों द्वारा खोज हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। बिल्कुल ये बात ठीक है कि कोई भी दुर्घटना के पश्चात अनुकूलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए बेहतर हो सकती है? भाई अपने विचारों की खोज करें। विद्यालय में यही बोला गया है कि अगर आप लोगों के साथ में कोई भी घटना हो गई है तो आप उस विचार को सोचें और बाद में खुद के अंदर जो है वो एक कॉन्फिडेंस को डेवलप करें। तो 24 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? यानी कि एक बच्चा है वो रंगमंचीय कलाकार यानी एक्टर बनना चाहता है, क्रिएटिव एक्टर बनना चाहता है, तो उसके लिए कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे कम प्रेरित होगी? राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ में सहानुभूतिपूर्ण स्नेही और सहयोगी संबंध विकसित करना, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिसमें वह प्रफुल्लित होते हैं, संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों को निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। यहाँ पे कौन सी एक बात है जो कम प्रेरित होगी? तो देखिए बाकी सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन बच्चे को अंदर से ही है कि बच्चा जो है वो अंदर से मोटिवेट है कि वो एक एक्टर या कलाकार बनना चाहता है। लेकिन अगर हम, और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि बच्चा छात्रवृत्ति के लिए करे, लेकिन बच्चा क्या है इंटरनली मोटिवेटेड है। तो जब कौन सा उपाय कम प्रेरित होगा कि आप उस बच्चे को छात्रवृत्ति दे चाहे नहीं दे, लेकिन बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड है तो वो काम करेगा ही। तो यहाँ पर कम प्रेरित हो जाएगा ए। 25 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिद्धांत कार्य यह मत प्रस्तुत करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? कठोर अध्ययन के बाद बेंड्यूरा करते हैं, मैस्लो करते हैं, स्कीनर करते हैं या पियाजे? तो कठोर अध्ययन के बाद जो है वो मैस्लो करते हैं। तो 26 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायता करता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक होता है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ावा देना। भाई अधिगम हेतु सहायता कौन सी चीज करती है? बच्चों को अधिगम हेतु यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट ले तो बच्चा ज्यादा मोटिवेट होगा। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्ता को बढ़ावा या सहायता देना। भाई अगर बार बार एग्जाम लेंगे तो बच्चा मोटिवेट तो नहीं होगा। समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। भाई हर तरीके के बच्चे को समान रखना है, इसी प्रवृत्ति को देखते हुए एक ही प्रकार की टेक्निक का यूज करना बच्चे को पढ़ाते टाइम, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है, कालांश की अवधि को 45 मिनट से 5 मिनट तक बढ़ा देना चाहिए, यानी कि 40 मिनट से बढ़ाकर अब 45 मिनट कर दो तो बच्चा और ज्यादा सीखेगा। ये भी कोई रीजन नहीं हो सकता। बच्चे को कक्षा में अधिगम के लिए मोटिवेट करना है तो हम अध्यापक द्वारा बच्चे को स्वायत्ता को बढ़ावा देंगे और सहायता करेंगे, यानी कि बच्चे को बोलेंगे कि आप ऑटोनोमस ही पढ़ो, यानी खुद से पढ़ो, और अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आप हेल्प लीजिए। तो 27 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास रखते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। भाई जरूरी नहीं है, क्योंकि चाहे परिपक्व हो चाहे अपरिपक्व हो, हर एक इंसान के अंदर भावनाएं होती है, तो भावनाओं को कोई स्थान नहीं होता, तो ये बात तो गलत है। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर सकते हैं। भाई जरूरी नहीं है कि परिपक्व विद्यार्थी है तो अपने इंटेलिजेंस के द्वारा वो कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हाथों हाथ कर सकते हैं, नहीं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। जरूरी नहीं है भाई इंटेलिजेंस या परिपक्व बच्चा भी विचलित हो सकता है, बल्कि जो परिपक्व बच्चे होते हैं अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। वैसे ये भी कोई बहुत बेस्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसलिए हमारा 3 विल बी राइट आंसर हो जाएगा।
29 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालय में पहली बार बच्चा आता है तो मुक्त रूप से चिल्लाता है, लेकिन 2 वर्ष पश्चात जब वही बच्चा प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं कर पाता। यानी बहुत छोटा बच्चा जब पहली बार स्कूल आता है तो चिल्ला चिल्ला कर रहता है, रोता है, और वही बच्चा जब 2 साल बाद वापस आता है तो वो नहीं रोता है, यानी कि चिल्लाकर नहीं रोता है, अपितु उसके गर्दन में कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है। भाई यहाँ पर विकास की एक तरीके से बात नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चे के चिल्लाने से और बच्चे के अपने जो अभी अपनी जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने की बात हो रही है। विकास निरंतर होता है, ये भी बात नहीं हो रही है। अलग अलग लोगों में विकास भिन्न रूप से होता है, ये भी कोई सही नहीं है। विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है, यानी पहले बच्चे ने क्या किया, पहले बच्चा जो है वो मुक्त रूप से चिल्लाता है, बाद में बच्चा जो है वो अंदर ही अंदर होने की कोशिश करता है। तो बच्चा क्या है, वो अलग अलग तरीके से एक्टिविटी करता है। तो ये सारे विकास के लक्षण होते हैं कि विकास में यही तो होता है, पहले कोइंग होती है, फिर पहले क्राइंग होती है, फिर कोइंग होती है, फिर बैबलिंग होती है, फिर लैंग्वेज आती है। तो हर तरीके की चीजें होती है, विभेद भी होता है, एकीकरण भी होती है, यही तो सारे विकास के लक्षण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उसके सगे भाई बहनों का होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक सगे भाई बहनों का भी आईक्यू उतना ही हो। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। भाई अनुभव तो हमेशा ही प्रभावित करता है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं होता। भाई विद्यालय तो बुद्धि पर प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर तीनों गलत है, इसलिए ए सही हो जाएगा कि आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। और यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई शब्द समझ ही नहीं आ रहा ना, जैसा ये वर्ड है, तो ये वर्ड समझ में भी नहीं आ रहा है कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, लेकिन हमको ये समझ में आ गया कि ये तीनों गलत है। तो जब ये तीनों गलत है तो ये अपने आप सही हो जाएगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए। इसी के साथ में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन और डिस्कस कर दिए। रेगुलर क्लास होती है और आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां पर आप लोगों को जो है वो इसके PDF मिल सके। वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।